Good morning, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your places. I'm Hemlata Vasis, your SST teacher. Today we start our chapter with farming in पालमपुर. फर्स्ट वीडियो बेटा मैं आप लोगों के पास सेंड कर चुकी हूँ. आप वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बीच से शायद आप लोगों को कुछ समझ ना आए, इसलिए पहले आप उस वीडियो को देखिएगा. लेट वी स्टार्ट विथ लैंड इज़ फिक्स्ड. अब यहाँ से बेटा शुरू होता है कि जो पालमपुर गांव है, पालमपुर गांव में किस टाइप से जो एग्रीकल्चर की जाती है, वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, उनसे कैसे प्रोडक्शन फाइंड आउट किया जाता है. फर्स्ट है इसमें लैंड इज़ फिक्स्ड. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंड ऑन फार्मिंग ऑफ देयर लाइवलीहुड. अब जो पालमपुर गांव है, पालमपुर गांव में जो कृषि है वो मुख्य क्रिया है, और जितने लोग काम करते हैं उनमें से 75% यानी कि जो वर्किंग पीपल्स हैं उनमें से 75% जो है वो डिपेंड करते हैं किस पे, कृषि पर. उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो लाइफ है वो डिपेंड है कृषि पर. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, और इसमें इंक्लूड किया गया है फार्मर्स को एंड फार्म लेबर्स यानी कि किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर. द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. और यहाँ के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं किससे, कि उनको खेतों से कितना प्रोडक्शन मिलता है. बट रिमेंबर दैट देयर इज़ ए बेसिक कंस्टेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड. लेकिन यहाँ पर एक बेसिक कंस्ट्रेंट है. वो क्या है कि यहाँ पर जो लैंड एरिया है, कल्टीवेशन का जो एरिया है वो फिक्स्ड है. सिंस 1916 पालमपुर 1960 में पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर. यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेंड मतलब कि उसको अलग से ये डिफाइन नहीं किया गया था कि हाँ इतने एरिया पे कृषि की जाएगी, लेकिन 1960 में जो कल्टिवेटेड एरिया था उसको फिक्स किया गया. बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैव बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. और कुछ वेस्टलैंड होती हैं जहाँ पर ना तो उसको कृषि के लिए यूज़ किया जाता, ना ही उसके फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. ये वेस्ट बंजर जो भूमियाँ कह सकते हैं इनको बेटा, खाली जो भूमि होती है, खाली यानी कि प्रति जिस एरिया को छोड़ दिया जाता है वो एरिया भी इन्होंने इंक्लूड किया किसमें, कल्टिवेशन में. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप ऑफ इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. और यहाँ पर फार्मिंग के तहत नई जो लैंड है वो लाकर इसमें कृषि की कोई गुंजाइश नहीं है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर. अब देखो भूमि को जो मापना है, मेज़र करने की जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो हेक्टेयर होती है. तो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, ग्वेंता एसेक्स्ट्रा. अब देखो अपनी लोकल लैंग्वेज जो होती हैं उसमें जब ज़मीन को मापा जाता है तो उसको बीघा की जो यूनिट है उससे मापा जाता है, बट इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है ज़मीन को मापने की वो हेक्टेयर है. 1 हेक्टेयर इक्वली द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद 1 साइड मेजरिंग. और जो 1 हेक्टेयर है वो इक्वल होता है स्क्वायर एक साइड मेजरिंग यानी कि 100 मीटर. कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड. क्या आप कंपेयर कर सकते हो? नेक्स्ट ये आपसे पुट कर रहा है क्वेश्चन कि अपना जो स्कूल का ग्राउंड है उसको 1 हेक्टेयर जो फील्ड है, जो खेत है, उससे कंपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फार्मिंग इन पालमपुर में. सेकेंड टॉपिक, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. यानी कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है कि एक ही ज़मीन पर कई टाइप्स की जो फसलें हैं वो उगा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग करने का क्या ऑप्शन है यहाँ पर. तो लेट वी सी इन दिस पैराग्राफ. इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्राउंड एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल. अब देखो जो काइंड यानी कि प्रकार, ठीक है, फसलों को उगाने के जो प्रकार हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है पालमपुर में. पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. और जो पालमपुर जो गांव है वो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है. यहाँ से आपको पता चला कि जो पालमपुर गांव है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में इमेजिन किया गया है.
ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, और जितनी भी भूमि है पालमपुर गांव में वो मोस्टली कल्टिवेटेड है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी जो ज़मीन है उसको आइडल यानी कि उसको खाली नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि जब खरीफ का जो टाइम आता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करते हैं ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और जो प्लांट्स हैं यानी कि जो क्रॉप्स हैं इनका यूज़ किया जाता है एज अ पशुओं के चारे के रूप में। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। एंड अक्टूबर और जो दिसंबर का टाइम पीरियड है उसमें बेटा ये पोटैटो जैसी जो सब्जियों वो उगाते हैं। इन द विंटर सीजन, जब सर्दी का मौसम आता है यानी कि जिसको रबी सीजन कहा जाता है, फील्ड आर शॉन विद व्हीट, जो खेत हैं उनमें जो व्हीट है यानी कि जो गेहूं की जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट डाइगन्स। और जो किसान हैं वो जितनी उनको ज़रूरत होती है उनकी फैमिली को उसको कंजप्स करते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं, एंड बाकी जो सरप्लस यानी कि जो बचा हुआ जो गेहूं है उसको जो पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव था रायगंज, वहाँ की मार्केट में सेल कर देते हैं यानी कि वहाँ बेच आते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डेवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और कुछ जो एरिया है पालमपुर गांव में उसमें जो गन्ने की जो कृषि की जाती है, और इस गन्ने का जो कच्चा माल, ठीक है, जो शुगर केन है उसको एज अ रॉ फॉर्म से कन्वर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म यानी कि जैगरी गुड़ बनाने में, और उसको कहाँ पर बेच के आते हैं, शाहपुर की जो मिल्स होती हैं वहाँ पर जो शुगर केन है उसको ले जाया जाता है, जो उसकी फॉर्म उसको चेंज कर देता है किस फॉर्म में, जैगरी यानी कि गुड़ की फॉर्म में। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर। अब देखो बेटा, 3 जो रीज़न है, जो मेन रीज़न है क्यों जो फार्मर्स हैं वो क्यों 3 अलग अलग जो क्रॉप है एक साल में वो लेते हैं, उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पर जो सिंचाई है उसकी जो सुविधा है वो बहुत ही अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज़ थी वो पालमपुर गांव में बहुत ही पहले से थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसका मेजर यानी कि बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो किस पे हुआ, ट्रांसफॉर्म एंड इरिगेशन जो सिस्टम था यानी कि जो सिंचाई जो तंत्र था उस पर। पर्शियन व्हील्स वर till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। और जो पर्शियन जो हील्स हैं यानी कि जो फारसी जो चक्कर है उनका यूज़ किया जाता है, जो छोटे एरिया होते हैं, छोटे जो खेत होते हैं उनको इरीगेट करने के लिए। पीपल saw that the electric run tubewells could irrigate much। और जो ज़्यादा एरिया बड़ा एरिया होता है वहाँ पर जो लोग हैं वो इरिगेशन करते हैं किससे, ट्यूबवेल से। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, और पहले कुछ जो ट्यूबवेल्स थे वो किन से इंस्टॉल किए गए थे, किन के द्वारा लगाए गए थे, गवर्नमेंट्स के द्वारा। सून हावेवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और धीरे धीरे फिर जो फार्मर्स थे भाई उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना शुरू किए। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, by mid 1970 the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated। इससे जो cultivated area के जो अंडर जो एरिया आता था वो 200 हेक्टेयर एरिया इरीगेट हुआ यानी कि सिंचित हुआ। नॉट ऑल विलेजेस इंडिया हैव सच द हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। यहाँ पर देखो बेटा बताया गया है कि जो इंडिया है उसमें ऐसा नहीं है, जितने भी विलेज हैं वहाँ पर जो इरीगेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन वे एरियाज, जो रिवराइन यानी कि जो रिवर्स के क्लोज है, कोस्टल रीजन्स हैं यानी कि जो समुंदर या फिर जो खाइयों के आसपास लगते हैं, इन अवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड, वो बहुत ही अच्छे से इरीगेटेड वहीं से इरीगेट किए जाते हैं, सिंचित किए जाते हैं। इन कंट्रास्ट, और इसके कंट्रास्ट में प्लेटू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेटू हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन, वहाँ पर जो इरीगेशन का जो लेवल है वो बहुत ही लो है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री लिटल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे।
आज की जो टाइम है वहाँ पर 40% एरिया जो है वो इरीगेट किया जाता है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इट्स लार्जली डिपेंड ऑन द रेनफॉल, और मोस्टली वहाँ के जो एरियाज हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो इरीगेशन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? रेनफॉल पर। टू ग्रो मोर, नेक्स्ट बेटा, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पर देखो मल्टीपल जो क्रॉपिंग है उसकी डेफिनेशन डिफाइन की गई है कि एक ही साल में एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा जो फसलें हैं वो लगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, और ये बहुत ही कॉमन वे है जिससे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है अगर हम सेम लैंड पर ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं वो लगाते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, और जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर गांव में वो जो मुख्य हैं 2 प्रकार की फसलें लगाते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज, मोस्टली जो है पोटैटोज, एज थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 of 20 ईयर्स, यानी कि पिछले 15-20 सालों से वो पोटैटो लगाते आए हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई गई है 1.3 जो पिक्चर है इसमें डिफरेंट यानी कि अलग अलग जो टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो दिखाई गई हैं। वीट, बाजरा, शुगर केन एंड पोटैटो। Let us discuss the following table. 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectare. Plot this on the graph. Provide what does the graph show? Discuss in class. अब यहाँ देखो ये वाला, इसमें जो कल्टिवेटेड एरिया है, एक साल में कितना जो एरिया है उसको कितना कल्टिवेट किया जाता है, यानी कि कितने पेड़ फसल लगाए जाते हैं, वो एरिया दिखाया गया है विद द ईयर। ठीक है, 1950 में जो कल्टिवेटेड एरिया था वो था 120, 1960 में 130, फिर 2008 तक जो था ये बढ़कर 140 हुआ। अब देखो यहाँ एक ग्राफ दिखाया गया है, इकोनॉमिक जो सर्वे है इसमें क्या बताया गया है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो एरिया है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि देखो बेटा ये क्वेश्चन पुट कर रहा है यहाँ पर कि क्या ये ज़रूरी है कि जो एरिया इरिगेशन के अंडर आते हैं, यानी कि जहाँ पर सिंचाई की जाती है वहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है, और ऐसा क्यों है? यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्राउंड इन पालमपुर। आप लोगों ने पढ़ा है कि पालमपुर जो गांव है उसमें कौन सी टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो लगाई जाती हैं। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्राउंड इन द रीजन, और यहाँ पर ये टेबल दिखाई गई है, इसको आपको फिल करना है कि कौन से टाइम में कौन से मंथ में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं हम, अब पढ़ेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की। पालमपुर जो गांव है उसमें जो प्रोडक्शन है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी इंक्रीज होता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड, यानी कि उच्च गुणवत्ता जो है उसको शो करता है। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। टिल द मिड 1960 the seeds used in cultivation were traditionally ones with relatively low yields. अब 1960 के मिड तक जो कल्टीवेशन के लिए ट्रेडिशनल जो सीड्स थे उन्हीं का यूज़ किया जाता है, यानी कि ट्रेडिशनल वे से ही वो जो कृषि करते आए थे, और उनसे जो प्रोडक्शन था वो कम था, यानी कि उनकी जो यील्ड थी, उनकी जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही कम थी उन सीड्स की। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, और जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उनको ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, कम इरीगेशन अगर सिंचाई कम की गई है उससे भी उनका काम चल जाता था। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, और जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो गाय का गोबर, जो भैंस का गोबर होता है उसका यूज़ करते थे एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, यानी कि प्राकृतिक उर्वरक के रूप में वो काउ डंग, फैलो डंग का यूज़ करते थे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बॉय दैम, और ये सभी उनको रेडिली मिल जाता था पहले से ही, उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती थी। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s,
और 1960 के अंत में इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्म 1960 के अंत तक द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स। 1960 के अंत तक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, हरित क्रांति थी, उसने इंट्रोड्यूस किया इंडियन फार्मर को, किससे, जो व्हीट है यानी कि गेहूं और चावल की हाई यील्ड यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज से। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. और जब इन ट्रेडिशनल सीड्स और HYV सीड्स को कंपेयर किया गया तो पाया गया क्या कि जो HYV सीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक सिंगल प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट, यानी कि जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो अनाज है उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। HYV सीड्स however needed plenty of water and also chemical fertilizers। और जो HYV सीड्स है उनको बहुत ज़्यादा पानी की, बहुत ज़्यादा इरीगेशन की एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड जो पेस्टिसाइड्स हैं यानी कि जो कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनकी ज़रूरत हुई। Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method. इंडिया में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी एरियाज हैं वो उन्होंने सबसे पहले इनको यूज़ किया, किनको, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को in India. The farmers in these regions said the farmers of these regions और इन एरियाज में जो किसान थे सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, उन्होंने ट्यूबवेल्स को सेटअप किया इरीगेशन के लिए एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। और उन्होंने HYV सीड्स, रासायनिक उर्वरक, जो पेस्टिसाइड से, कीटनाशक से, उनका प्रयोग किया किसमें, कृषि में। Some of them bought farm machinery like tractors, और कुछ ने खरीदा मशीन्स को like tractors, threshers, which made plugging and harvesting faster। जो मिट्टी की जुताई थी या कटाई थी जो बहुत ही जल्दी कर देते थे, ऐसी जो मशीन्स थी उन्होंने खरीदी। They were rewarded with high yields of wheat। और इसका क्या परिणाम हुआ कि उनको रिवार्डेड किया गया, इनके पुरस्कृत किया गया किनसे, विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, गेहूं की उच्च गुणवत्ता से। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्राउंड फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज विद वाज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जो पालमपुर गांव था, पालमपुर गांव में ट्रेडिशनल सीड से एक हेक्टेयर से उनको 1300 जो किलोग्राम जो गेहूं था वो प्राप्त होता था, यानी कि 1300 किलोग्राम जो अनाज था वो मिलता था। विद द HYV सीड्स और HY सीड्स की हेल्प से उनको एक हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम जो ग्रेन्स थे वो मिले। देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। अब उनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेन्स थे जिनमें से वो जो फैमिली की जितनी ज़रूरत थी वो कंप्लीट होने के बाद भी उनके पास बहुत ज़्यादा अनाज बच जाता था, जिसको वो ग्रेट स्टेट पर यानी कि ग्रेट लेवल पर वो सेल कर सकते थे मार्केट्स में, जिससे उनको अच्छा प्रोडक्शन मिलता था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखो बेटा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पुट कर रहा है यहाँ पर कि डिफरेंस क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी अभी हमने देखा है, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। सो यू सॉल्व इन योर फेयर नोटबुक। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन्स। प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ। वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स। डिस्कस कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो इक्वली कैसे सक्सेसफुल रहा इन क्रॉप से, इसको डिस्कस करना है आपको। अपनी फेयर नोटबुक में एक ग्राफ बनाना है। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो उनको मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जिनकी ज़रूरत हुई। नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर एंड वाई।
अब ये एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से देखो बेटा, थर्ड जो पॉइंट्स हैं, विल द लैंड सस्टेन, कि क्या जो ज़मीन है वो बची रहेगी अगर हम इन मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हैं। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखो जो भूमि है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसका जो प्रयोग है, जो इसका यूज़ है, वो बहुत ही ध्यान से किया जाए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। साइंटिफिकली जो रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक जो रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने इंडिकेट किया, दिखाया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनका यूज़ करते रहेंगे एग्रीकल्चर में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को क्या करेगी, डिक्रीज़ कर देगी। इन मैनी एरियाज, अब देखो बता रहा है इन्होंने आगे कि बहुत सारे जो रीजंस हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, यानी कि उस टाइम पर जो मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स थे उनका जब यूज़ किया गया तो उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, किससे? क्योंकि उनमें जो केमिकल फर्टिलाइजर था उनका जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा हुआ। आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरीगेशन, और साथ में क्या हुआ कि ट्यूबवेल्स, अब जो हाई यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज थे उनको तो भाई जो पानी था, प्लेंटी ऑफ वाटर की ज़रूरत थी, उसमें बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगाए गए जिससे जो ग्राउंड वाटर था उसका जो लेवल था वो बहुत ही बिलो, यानी कि बहुत ही नीचे चला गया। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बुल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम, अगर इनमें से एक भी डिस्ट्रॉय होता है, कमी आती है किसी में भी, तो इसको रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इन्वायरमेंट्स को, अपने फ्यूचर्स को इंश्योर करने के लिए इन जो रिसोर्सेज हैं इनकी केयर की। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, ये देखो बेटा, इसको छोड़ो, यहाँ से देखो, chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in soil for long, लेकिन ये जो मिट्टी है उसको लंबे समय तक बनाकर नहीं रखते हैं। they may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. Chemical fertilizers can also kill बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो क्या करते हैं, मार देते हैं किनको, बैक्टीरिया और जो छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको। दिस मीन्स समटाइम्स आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल, और क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता है, फर्टाइल दैट मीन्स कि उसकी जो उपजाऊ जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री, और सबसे ज़्यादा कंजप्शन यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो कहाँ किया जा रहा है, पंजाब में। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. द ट्रिब्यून, अब देखो ये न्यूज़ हमें द ट्रिब्यून चंडीगढ़ जो न्यूज़पेपर था उससे पता चला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, और उससे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है, और साथ में देखो नुकसान क्या हो रहा है कि हमारी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, यहाँ तक अच्छे से पढ़ना। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, स्टे होम।